हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें आज से हम पढ़ेंगे पीटी 365 विजन आईएएस का, जो राज्य व्यवस्था का आया हुआ है वह अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक का है, जिसको हम कई पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसके टॉपिक देख लेंगे कौन कौन से हैं। संविधान से जुड़े मुद्दे, संसद एवं राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, न्यायपालिका, चुनाव, महत्वपूर्ण विधान एवं विधेयक, सुर्खियों में रही महत्वपूर्ण संवैधानिक सांविधिक कार्यकारी निकाय, गवर्नेंस या अभिशासन के महत्वपूर्ण पहलू। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे और उसको देखेंगे, समझेंगे। संविधान से जुड़े मुद्दे में पहला टॉपिक है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। सुर्खियों में क्यों? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग की आबादी में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। 103वें संविधान संशोधन के तहत इसको वैधता को बरकरार रखने के लिए यह आरक्षण के थ्रू किया जाएगा। 103वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित अनुच्छेद कौन कौन से हैं ये देखेंगे। अनुच्छेद 15, 6 और 16(6) दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम अनुच्छेद 15 के बारे में पढ़ेंगे कि 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव पर निषेध करता है। इसमें कुल 5 अपवाद हैं: महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग। इसी तरह आर्टिकल 16 क्या कहता है? सरकार के अधीन रोजगार में केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, निवास या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसके कुछ अपवाद हैं, जिसमें संसद कानून बनाकर किसी क्षेत्र में निवास के रोजगार की शर्त बना सकती है। अर्थात दूसरा, धार्मिक संस्थाओं के पद उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। इस आर्टिकल में 2 अपवाद हैं और इसमें भी अलग अपवाद है। दोनों आर्टिकल के बारे में देखा। अब देखते हैं 15(6) क्या कहता है। 15(6) यह अनुच्छेद 15(4) और 15(5) अनुच्छेद 15(4) और 15(5) सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित है। में पहले से उल्लेखित समुदायों या वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है। यह शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित है। 16(6) यह अनुच्छेद 16(4) में उल्लेखित समुदायों या 16(4) उन पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है जिनका राज्य की नज़र में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। 16(4) में उल्लेखित समुदायों या वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है। यह नियुक्तियों में या पदों के आरक्षण से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेहो आयोग की सिफारिश के आधार पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में आया था। इसके क्या प्रावधान रहे? ईडब्ल्यूएस आरक्षण आबादी के ऐसे वर्गों को प्रदान किया गया है जो अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी या एसटी वर्गों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे वर्गों को यह आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया है, जिसको हम पहले देख चुके हैं। यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने की शक्ति देता है। हालांकि इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारें यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाए या नहीं। अगला पॉइंट है, ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए प्रावधान करने हेतु सरकार को समर्थ बनाने के लिए इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया है। मतलब इसमें इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 15 में संशोधन करके आर्टिकल जोड़े गए हैं। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस हेतु 10% तक सीटों को आरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार का आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। ये जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होंगे वहाँ पर ये लागू नहीं होगा और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है।
इस अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 16 में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत सरकार नागरिकों के ईडब्ल्यूएस के लिए सभी पदों पर 10% का तक आरक्षण का प्रावधान करती है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी को मिले आरक्षण के अतिरिक्त है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए उसको देखेंगे। कोई व्यक्ति जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए किए गए आरक्षण प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है तथा जिसके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत निम्नलिखित को शामिल नहीं किया गया है। जिनके पास 5 एकड़ कृषि भूमि है। दूसरा, जिनके पास 1000 वर्ग फुट का एक आवासीय फ्लैट है। तीसरा, जिसके पास अनुसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक या अन्य वर्गों में 200 वर्ग गज का आवासीय भूखंड है। इन प्रावधानों को इसमें दिया गया है। अब इसमें देखते हैं कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था वह किस किस प्रक्रिया के तहत हुआ था, इसको थोड़ा देखेंगे। ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए या इससे अधिक है वो आरक्षण हेतु पात्र नहीं होगा। क्रीमी लेयर शब्द का पहली बार प्रयोग 1971 में सत्यनाथन आयोग ने किया था। इंदिरा साहनीवाद में आरक्षण के लिए निर्धारित की गई अन्य शर्तें। आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध होगा। ऊर्ध्वाधर आरक्षण पर 50% की ऊपरी सीमा होगी और पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। इन सब के लिए अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए जो प्रावधान किया गया था, जिसमें सबसे पहले 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा आयोग का वर्ग आयोग का गठन किया गया था। 1978 में बीपी मंडल में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 27% आरक्षण दिए जाने की बात कही गई थी। 1989 में वीपी सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने 27% आरक्षण को लागू किया। फिर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार आई तब उस टाइम पे 10% आर्थिक आरक्षण देने की बात कही गई थी। फिर ये प्रक्रिया चलती गई और इन्हीं के बारे में दिखाया गया है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रमुख बिंदु क्या थे। जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद। केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। साथ ही ईडब्ल्यूएस को एक अलग और विशिष्ट श्रेणी माना गया है। एससी, एसटी, एसईबीसी मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ईसीबीसी का मतलब है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का प्रवर्धन उचित वर्गीकरण का एक हिस्सा है। साथ ही यह दोहरे लाभों से बचने के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा निजी शिक्षण संस्थानों में एक अवधारणा के रूप में आरक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। 1992 में इंदिरा साहनीवाद में निर्णय दिया गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, किंतु इस निर्णय को आने वाले सभी समयों के लिए कठोर और अनुलंघनीय घोषित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त यह निर्णय केवल एससी, एसटी, एसईबीसी और ओबीसी समुदाय पर भी लागू है, सामान्य वर्ग पर लागू नहीं होता है। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, अन्य पिछड़े वर्गों का उपवर्गीकरण। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जस्टिस रोहिणी आयोग के कार्यकाल का फिर से विस्तार किया। यह आयोग के कार्यकाल में 14वां विस्तार है। अब इस आयोग को 31 जुलाई 2023 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यह किसके लिए संबंधित है? रोहिणी आयोग से संबंधित है। यह 14वां कार्यकाल है, इसका 14वां विस्तार है इस कार्यकाल में, और 31 जुलाई 2023 को यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इस आयोग के गठन में ओबीसी के उप वर्गीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया गया था। इस आयोग का गठन ओबीसी के उप वर्गीकरण से संबंधित जांच के लिए किया गया था। इससे संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं? इस आयोग का गठन 2017 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 340 क्या कहता है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जांच करने के लिए राष्ट्रपति को आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वर्गों से स्थिति की जांच करने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि यह आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव किया था। एक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। इसमें वे वर्ग समुदाय शामिल हैं जो ओबीसी के भीतर भी सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रही हैं। इसमें आदिवासी जनजातियाँ, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियाँ सम्मिलित हैं जो अपने पारंपरिक व्यवसायों से जीवन यापन करती हैं। दूसरा,
अधिक पिछड़ा वर्ग, मोर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें वे व्यावसायिक समूह शामिल होते हैं जो अपने पारंपरिक व्यवसायों के साथ जीवन यापन करते हैं। पिछड़ा वर्ग जो ग्रुप सी में आएगा, इसमें वे शामिल होंगे जो तुलनात्मक रूप से अधिक समर्थ या उन्नत हैं। ओबीसी आरक्षण का प्रावधान कब से शुरू हुआ, उसमें देखते हैं, जो अभी हमने पहले भी बताया हुआ है कि 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग आया। 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया। 1992 में अनुच्छेद 16(4) के तहत ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया और 1992 में इंदिरा साहनीवाद में उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे एक संवैधानिक निकाय या भारत के संविधान के एक नया अनुच्छेद 338B जोड़कर बना दिया गया। इसमें क्या था? पहले आर्टिकल 338 था, उसको फिर डिवाइड करके 338A 338B बनाया गया। एनसीपीसी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया है। इसे संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया। इसके सदस्य, एक सदस्य होता है, एक अध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल आयोग के सदस्यों के लिए सेवा शर्तों और कार्यकाल को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। एनसीबीसी के अनुसार जैसे इसमें रोहिणी, जो न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग को सौंपे गए कार्य हैं उनको देखेंगे। केंद्रीय ओबीसी सूची के संदर्भ में समुदायों या जातियों के बीच आरक्षण संबंधी लाभों के असमान वितरण, यानी नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण के प्रसार की जांच करना। ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित तंत्र, मानक, प्रतिमानों को, मानदंडों को तैयार करना। ये इनके आयोग के कार्य जो सौंपे गए हैं वो हैं। एनसीबीसी के अनुसार 11 राज्यों या संघ शासित प्रदेश, जो एनसीबीसी है उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य में संघ शासित प्रदेश हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों में आरक्षण हेतु ओबीसी को उप वर्गीकृत किया है। अब स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ओबीसी को आरक्षण दिए बिना नगर निकाय के चुनाव की अधिसूचना तुरंत जारी करने का निर्देश दिया है। उपर्युक्त निर्देश संविधान के अनुच्छेद 243U के प्रावधानों के आधार पर दिया गया है। अनुच्छेद 243U के अनुसार किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए चुनाव इसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले संपन्न किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि जब तक कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ 2010 मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य की गई ट्रिपल टेस्ट शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़े वर्गों को कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट की क्या शर्तें हैं देखेंगे। पहला, प्रत्येक स्थानीय निकाय में ओबीसी के पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करने के लिए राज्य सरकार एक विशेष आयोग का गठन करेगी। दूसरा, आयोग के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण का अनुपात निर्धारित किया जाएगा। तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के पक्ष में समग्र आरक्षित सीटों के लिए कुछ 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो इसके किसी भी स्थानीय निकाय के चुनाव को कानूनी अवधि से अधिक के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है, भारत का संविधान स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है। राज्य सरकारों को ओबीसी के आरक्षण के निर्णय की अनुमति दी गई है। इसको हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा, स्टेट के स्तर पर भी देखा और स्थानीय स्तर पर देखा। और इसमें प्रमुख रहा है कि एनसीपीसी का कब गठन किया गया। 102वें संविधान संशोधन के तहत 338B आर्टिकल जोड़ा गया, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य थे, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और कार्यकाल आयोग के सदस्यों के लिए सेवा शर्तों और कार्यकाल को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अब इसका अगला पॉइंट है समान नागरिक संहिता। अगला टॉपिक है, हाल ही में भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 नाम से एक गैर सरकारी विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया है। राज्यसभा में एक समान नागरिक संहिता संबंधी विधेयक 2020 को गैर सरकारी विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया। इसके बारे में इसकी पहले नंबर तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे।
स्वतंत्रता की पहले क्या थी और स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के पहले 1840 की लेक्स लॉ की रिपोर्ट के अनुसार के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अपराध साक्ष्य और अनुबंधों के लिए एक समान कानून को अपनाया था। हालांकि हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को जानबूझकर इसके दायरे में बाहर रखा गया था। ये उस टाइम पे किया गया था। 1941 में ब्रिटिश सरकार ने B.N. राव समिति का गठन किया। इस समिति का गठन हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने तथा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए किया गया। ये दो थे, एक उस टाइम पे 1840 में किया गया, एक 1941 में। और स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित मौलिक अधिकारों पर उप समिति ने माना कि UCC को मौलिक अधिकारों के दायरे के अधीन लागू नहीं किया जा सकता। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अंतर धार्मिक विवाह को मान्यता दी गई। 1955-56 की अवधि के दौरान 4 हिंदू कोड बिल पारित किए गए। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में UCC का समर्थन किया गया। ये स्वतंत्रता के पहले और बाद के हमने पॉइंट देख लिए। इसमें तो 1840 1941 है। और स्वतंत्रता के बाद मौलिक अधिकार की सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया और 1954 में किया गया। 1955-56 में फिर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश दिए गए। अब UCC के बारे में। UCC क्या है? समान नागरिक संहिता का आशय एकल कानून से है जो भारत के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, अभिरक्षा, दत्तक ग्रहण और विरासत के संदर्भ में एक समान रूप से लागू होगा। समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार UCC संविधान के गैर न्यायिक भाग के अंतर्गत आता है। साथ ही व्यक्तिगत कानून संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इसको जो व्यक्तिगत कानून या पर्सनल लॉ है वह संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारत में व्यक्तिगत कानून की वर्तमान स्थिति। वर्तमान समय में भारत में अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए पृथक व्यक्तिगत कानून है और वे कानून ही उन पर लागू होते हैं। इन्हें कानून के अलग अलग उपबंधों, नियमों, विनियमों आदि के माध्यम से कई वर्षों से संहिताबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए हिंदू पर्सनल लॉ को 4 कानूनों में संहिताबद्ध किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956 तथा हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956। कौन कौन से हैं? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956। इसमें हिंदू शब्द के अतिरिक्त सिख, जैन, बौद्ध भी शामिल है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं को भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 जैसे कानूनों में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। भारत में कुछ पंथनिरपेक्ष कानून भी है। उदाहरण के तौर पर विशेष विवाह अधिनियम 1954 जिसके तहत अंतर धार्मिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। इसके अतिरिक्त संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 अभिभावकों के अधिकारों एवं कर्तव्य को निर्धारित करता है। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां समान नागरिक संहिता लागू है। पूछा भी जाता है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। 1961 में भारत द्वारा गोवा को अपने नियंत्रण में लेने के बाद भी पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 को यहाँ जारी रखा गया था। यह संहिता सभी गोवा वासियों पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी धार्मिक या जनजातीय समुदाय के हो। हालांकि पुर्तगाली संहिता पूर्ण रूप से एक UCC नहीं है। UCC के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। एक साहिबानुवाद में देखते हैं 1985 में क्या हुआ था। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जो राष्ट्रीय सद्भाव विधि के समक्ष समानता को बढ़ाता है। दूसरा विवाद था सुश्री जॉर्डन डेह बनाम SS चोपड़ावाद 1985। इस बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाह और तलाक के लिए समान संहिता तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। और तीसरा सरला मुदगल बद। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा UCC का निर्माण करने की आवश्यकता को दोहराया था। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह वैचारिक अंतर्विरोधों को दूर करके राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करेगा। अब आते हैं हेट स्पीच। हेट स्पीच से संबंधित क्या सुर्खियों में क्यों रहा? हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने पिछले 7 वर्षों में हेट स्पीच के लिए दर्ज कानूनी मामलों में लगभग 500% की वृद्धि होने की बात कही है। मतलब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 7 वर्षों में 500% की वृद्धि होने की बात कही है दर्ज मामलों में। हेट स्पीच के बारे में, हेट स्पीच को भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। हेट स्पीच आमतौर पर व्यक्तियों की एक समूह के खिलाफ घृणा को बढ़ाने वाला वक्तव्य होता है।
हेट स्पीच के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं जैसे 153A, 295A आदि का प्रयोग किया जाता है। हेट स्पीच को अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इन रूपों में चित्र, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हाव भाव और प्रतीक चिन्ह शामिल है। इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रसारित किया जाता है। हेट स्पीच से संबंधित कानून देखेंगे। संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 19(2) में सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ साथ लोक व्यवस्था, सदाचार और नैतिकता के संरक्षण हेतु युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। दूसरा, भारतीय दंड संहिता IPC 1860 में विभिन्न धाराएं जैसे 153A, 153B, 29, 298 आदि हेट स्पीच के विरुद्ध प्रावधान करती हैं। ये ऐसे भाषण शब्दों से संबंधित है जो उपद्रव उत्पन्न कर सकते हैं, धार्मिक मान्यताओं को अपमानित कर सकते हैं या राष्ट्रीय एकता के समक्ष संकट उत्पन्न कर सकते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इस अधिनियम की धारा 8 ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दुरुपयोग का दोषी पाया गया हो। धारा 123(3)A और धारा 125 निर्वाचन के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है। साथ ही इन गतिविधियों को प्रतिबंधित भी करती है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में धारा 7 के अंतर्गत कहे गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से या संकेतों या तस्वीरों